बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया कुरैशी सहारा न्यूज़ से। आज हम एक सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान की सकाफत और उर्दू जुबान को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि उसको चार चांद भी लगाए हैं। आज हम आगाज करने जा रहे हैं बाबाई डेनमार्क उर्दू शायर मोहतरम जनाब इकबाल अख्तर साहब से, जिनके घर में आज इस वक्त हम मौजूद हैं और जो डेनमार्क में एक आला इल्मी और अदबी दुनिया का एक मुतबर नाम है। मुझे ये एजाज भी हासिल है कि मेरे वालिद साहब मोहतरम जनाब मरहूम मकबूल हुसैन भट्टी साहब उर्दू शायर होने के साथ एक बहुत अच्छी तहरीरकार भी थे, जिन्होंने अपनी जाय पैदाश पर एक किताब आईना जेलम लिख रखी है। जनाब इकबाल अख्तर साहब इनके साथ शफकत और मोहब्बत का एक और यूं भी कोई राब्ता है कि इन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ एक हज और 4 उम्रे एक साथ कर रखे हैं। सहारा न्यूज इंटरनेशनल की और जनाब सुल्तान महमूद गोंदल साहब की बेहद ममनून हूं कि जिन्होंने आज डेनमार्क के अवलीन शायर साहब इकबाल अख्तर के इंटरव्यू का मुझे मौका दिया है और मैं आज इनसे चंद सवाल करूंगी और देखते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या क्या कुछ हुआ और इनकी डेनमार्क में जर्नी का कैसा इन्होंने यहाँ पे शुरू किया और आज ये इतने नामवर हस्ती क्या कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया। तो मैं इनसे कुछ सवालात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से निकाल कर थोड़ा सा हमें वक्त दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें अपने घर में मदू किया। बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि चलो आपने हमें कहने सुनने का मौका दिया। बहुत बहुत एहसानमंद हैं आप आपके। तो आप मुझे ये बताइए कि आप 1968 में पाकिस्तान से यहाँ डेनमार्क में आए। जी। तो उस वक्त तो मतलब डेनमार्क के हालात ऐसे थे कि लोग डेनमार्क के लोग कटोरे हाथ में लेके फिर रहे थे कि हमारी मदद करो, काम हमारे पास बहुत ज्यादा है और काम करने वाले हाथ कम है। तो वो एक और एरा था। तो आप उस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे, वो क्या हालात थे, डेनमार्क उस वक्त कैसा था और अब कैसा है? मैं 1969 या 68 में इधर आया था पहली मरतबा और उस वक्त यहाँ के हालात बहुत अच्छे थे। इकोनॉमिकली उस वक्त जो बड़ा स्ट्रांग था, इनको लेबर की जरूरत थी। तो खुशबख्ती मेरी ये है कि मुझे पहले दिन ही काम मिल गया। मैं एक जगह गया तो उन्होंने कहा जी काम का वो उसने मुझे स्पेस कोड दिया, कहने लगे काम करें। मैंने कहा भाई मैं चूंकि गैर मुल्की हूँ, पाकिस्तान से हूँ, आप पहले पुलिस से पूछ भी लें कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ या नहीं। ये ना हो कि कल आप और मुझे दोनों को इस बात का जुर्माना अदा करना पड़े। तो प्लीज आप पुलिस से पूछ लें। वो कहने लगा हाँ ठीक है। उसने मेरा पासपोर्ट लिया और टेलीफोन किया पुलिस वालों को कि इस तरह एक आदमी आया है, वो गैर मुल्की है, पाकिस्तान से है, तो वो काम करना चाहता है, हमारे पास लेबर की भी जगह है आदमी की, तो इसको रख सकते हैं। उसने कहा जी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जब आप उसे एक लेटर दें कि ऐसे हमने सर्च किया है इधर और वो आप उसे जवाब दे दे, वो लेटर दे के जहाँ आते हम उसको परमिशन दे देंगे काम करने। ऐसे ही मुझे उन्होंने लेटर दे दिया। दूसरे दिन मैं पुलिस वाले के पास गया, फिर उन्होंने मुझे उससे लेटर रिकमेंड करके दिया जी आप काम कर सकते। तो उस वक्त लेकिन उस वक्त यहाँ के हालात ऐसे थे कि इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत थी और मुझे आसानी पहले दिन ही काम मिल गया और वो बड़ा अच्छा काम मिल गया आसानी से। सही। उन्हीं वक्तों में मेरे अब्बू और मेरे मतलब बाकी और भी पाकिस्तानी जो उस वक्त आपके साथ आए थे, जो पुराने कह जाते हैं गेस्ट ऑफ आइलैंड, वो 68 69 में बहुत कम लोग थे। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुझे उस वक्त कोई मिलते ही नहीं था कि मैं जिससे कोई बात करूं। हम तो तरस गए थे कि कोई आदमी मिले अपनी जुबान में उससे बात करें। तो बहरहाल ये है कि उस वक्त ज्यादा आदमी नहीं थे। 70 में जाके शुरू हुए हैं हमारे पाकिस्तानियों का आना। 68 69 में जहाँ कोई नहीं था। तो वो मिलने का गढ़ जो था वो
रेलवे स्टेशन। गेस्ट ऑफ ऑनर किसे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि गेस्ट वर्कर्स। और उस जमाने में जब 60s और 70s में जब मेहमान और वर्कर्स आए थे दूसरे मुल्कों से, तो उनको एज ए गेस्ट समझा जाता था कि ये काम करने के लिए आए हैं और काम करने के बाद चले जाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि गेस्ट जो थे वो परमानेंट गेस्ट बन गए, और ये जो उनका यहाँ पे रहना था, जो रिहाइश थी, फिर फैमिलीज के साथ हो गई। और 20 साल बाद उन्होंने जो है फिर तकरीबन गेस्ट वर्कर का, गेस्ट ऑफ ऑनर की टर्म छोड़कर उन्होंने उनको इनवांथा कहना शुरू कर दिया। और इनवांथा का मतलब ये है तारकीन वतन या एलियंस आप कह लें। फिर कुछ लोगों ने इनको मैं भी उन्हीं में शामिल होती हूँ, हमें फामिल ऑफ ऑनर कहना शुरू कर दिया। ये एक उस जमाने में एक पॉलिटिशियन आया था जो कि मोहम्मद ऐना कहता था, हमें हमारे बहुत खिलाफ हो गया था, तो उसके साथ फिर हमारी बड़ी जंग हुई। और उस वक्त भी यही हो रहा था। और क्योंकि उस वक्त उर्दू हमारी बहुत ज्यादा गहरी थी और कुछ लोगों ने उसको कायम रखा, उस सकाफत को, उस जबान को उसको मजबूत रखने की कोशिश की, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े हो रहे थे, हमें इस जबान की जरूरत थी, इसलिए कि हम पूरी तरह से डेनिश ना हो जाएं, सिर्फ एक लैंग्वेज की तरफ ना चले जाएं। तो कुछ हमारे मोहसिन वालिदैन जो थे या कुछ मोहसिन हजरात जो थे, उन्होंने उर्दू का यहाँ पे आगाज किया। तो इस जमरे में मैं इकबाल अख्तर साहब से ये पूछूंगी कि उस जमाने में उर्दू का सफर कैसा रहा। 68-69 में तो यहाँ कोई आदमी नहीं था। हम उर्दू बोलने के लिए तरसते थे कि कोई जानने वाला आदमी मिल जाए और उससे बात हो सके। बाद में 70 में लोगों ने आना शुरू किया, पाकिस्तानी लोगों ने, और 70-71 में काफी पाकिस्तानी आ गए। और जिस सिलसिला तकरीबन 75 तक चलता रहा, बाद में बाहर के लोगों का आना इन्होंने बंद कर दिया। और उस वक्त तक लोगों की फैमिलीज ने भी आना शुरू कर दिया था। जब फैमिलीज ने आना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे अब जो बच्चे आ रहे हैं, इनकी जुबान के लिए स्कूल का सिलसिला शुरू करना चाहिए। चुनांचे मैंने यहाँ पे 1975 में मैंने दरखास्त दी कि मुझे यहाँ पे स्कूल बनाने की इजाजत दी जाए, ताकि जो बच्चे पाकिस्तानी आ रहे हैं उन्हें उर्दू जबान की तालीम व तरबीज का सिलसिला शुरू हो सके। चुनांचे मुझे 2 स्कूल बनाने की इजाजत दी गई। एक स्कूल जो था वो था अपना फलकोने याले पे, और दूसरा जो था वो अपना सूदान। जी हाँ, ये 2 स्कूल। एक स्कूल में मेरी मिस्टर पढ़ाते थे, वो क्वालिफाइड टीचर हैं, और दूसरे स्कूल में मास्टर जुल्फकार साहब पढ़ाते थे, वो भी पढ़े लिखे और जुबानदान इंसान थे। इस तरह हमने 2 स्कूल इब्तिदा में शुरू किए, एक फिरस्बिया में और एक सूदान में। क्या नाम थे उन स्कूलों के? उन स्कूलों में उर्दू पढ़ाते थे। सिर्फ उर्दू स्कूल नाम था। सब नाम का कोई रिवाज नहीं ये है कि 1992 स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी। जी। और काफी बच्चे थे दोनों स्कूलों में। बाद में मैंने कोशिश शुरू की कि अब्बासी के मेरे एक दोस्त थे, वो वहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी थे, तो मैंने उनसे बात की कि यहाँ पे जुबान के लिए ये हमारी मदद नहीं कर रहे, तो आप चले मेरे साथ, उनसे मैं टाइम लेता हूँ और उनसे बात करते हैं। मैं उनको फिरस्बिया खाद उसमें लेके गया, उनसे टाइम लिया हुआ था मैंने, तो हमने दोनों ने जाके बात की। अच्छा। ज्यादातर बात उन्होंने की कि ये जो गैर मुल्की बच्चे हैं, इनको जब तक इनकी अपनी जुबान इन्हें नहीं आएगी, दूसरी जुबान उन्हें कैसे सीखेंगे, किस तरह वो सीखेगी। सही। इसलिए जरूरी है कि वो उन्हें अपनी जुबान पहले सही तरह याद हो, बिल्कुल आती हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। उन्होंने कायल करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कुछ सही तरीके से उस पर रद्द अमल उनका शो नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते, चलो हम कुछ करते हैं, इनको मदद करते हैं, कुछ और जुबानें स्कूल खोल देते हैं। उन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ स्कूल उन्होंने खोल दिए। स्कूल था, आमा में एक स्कूल था,
दो स्कूल ये शहर में थे, इस तरह 4-5 स्कूल उन्होंने खोल दिए। और कुछ लोग उन्होंने देखे जो टीचर हैं, पढ़ाते हैं सफदर अलियागा से, इस तरह और कुछ आदमी उन्होंने टीचर उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको मुख्तलिफ स्कूलों में लगाया गया। इस तरीके से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। और वो जो हमारे बच्चे जो थे ना, पहले जो हमारे पास 2 स्कूल में जाते थे, उन्होंने तकसीम कर दी। कुछ और बच्चे भी इससे साथ साथ आते रहे और मिलते रहे। लेकिन ये है कि चलो उर्दू का जबान का सिलसिला शुरू हो गया, ताकि नई जनरेशन, नए बच्चे जो आए वो उनको अपनी जबान लिखने, पढ़ने और बोलने का कुछ तरीका। तो उस जमाने में जब आप स्कूल बना रहे थे तो आपको याद है हमारे स्कूलों में, डेनिश स्कूलों में ये कहा जाता था कि आप घर जाके उर्दू नहीं बल्कि डेनिश बोलें। तो कुछ उस लिहाज से आपने कुछ स्ट्रगल फेस किया इसमें? जी, वो जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारे साथ वो पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी आए थे और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जबान जो है हमारी बच्चों के लिए जरूरी है। तो वो कहने लगे जी कि ठीक है, हम आपको इस सिलसिले में जो है वो स्कूल मजीद खोलेंगे और जो हमारे पास ट्रेन टीचर आए वो उनको हम भी जॉब देंगे। वाकई उन्होंने और स्कूल फिर खोले भी, जिसमें एक वो बच्ची शमीम पढ़ाती थी और इस तरह एक स्कूल में ये पढ़ाती थी। और कुछ मेरे और दोस्त हैं जो जाने वाले सफदर अलियागा हैं, एक और 2 दोस्त हैं, वो भी आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। क्वालिफाइड टीचर्स थे जी, क्वालिफाइड टीचर। लेकिन वो ये होता था कि स्कूल के पीरियड्स के बाद वो एक पीरियड हमें देते थे उर्दू सीखने के लिए। वो जो डेनिश स्कूलों में थे ना, वो बाकायदा क्लासेस नहीं होती थी, वो एक क्लास होती थी, एक पीरियड होता था हफ्ते में 2 दफा। जी हाँ, 2 हफ्ते में 2 मरतबा। इसी तरह इन्होंने ये भी पढ़ाती रही है ना, मिसेस भी। तो वो वाकई 2 दिन होते थे और दोनों स्कूलों में हमारे ये ट्रेन टीचर जो पढ़ाते थे। और दूसरे स्कूलों में भी फिर मेरे जाने वाले जो दोस्त हैं उनको भी जॉब मिले पढ़ाने के, उर्दू पढ़ाने के, और वो काम करते रहे हैं। ये भी पढ़ाते रहे हैं सदफ मिर्जा साहिबा जी। और इनसे पहले तारुफ बासी का टीचर ही हमारा हुआ था। सही। क्योंकि सफदर जाकर साहब जो कहने के हमारे एक कुलीग है तो आपसे मिलेंगे, उनकी किताब भी उर्दू जारी की है। तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो एक अच्छी शायरा हमारे दोस्तों में इजाफा हो गया। सही है। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारे यहाँ पे उर्दू में स्ट्रगल किस हद तक रही है इस मुल्क में। और अब अगर ये कहा जाए कि हम नए आने वाले अगर ये कहें कि हमने उर्दू आके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है या हम इसके बानी हैं या कुछ है, तो आप देख रहे हैं कि जो शुरू से यहाँ आए हैं उन्होंने इस जुबान को, इस कल्चर को, इस सकाफत को कायम रखने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितनी तगदो की है। और मैं खुद इसका एक मुंह बोलता सबूत हूँ कि मेरे वालिद साहब और इकबाल अख्तर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्हीं की काफिशों की वजह से हमें आज इस काबिल हैं कि हम इतनी अच्छी तरह उर्दू बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना हम सबके लिए स्ट्रगल किया। आज इस बात को ये लोग मान गए हैं डेनमार्क में भी कि आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज अगर सही है तो तब आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। उस वक्त जो इन्होंने हमारे सर पे डंडा रखा हुआ था वो ये था कि आप घर बाहर हर जगह पे सिर्फ डेनिश बोल सकते हैं। मुझे याद है कि जब वो हम गए थे फ्रेंड्स के ब्याह में तो उसमें तो वह वो लोग कहने लगे कि आपके बच्चे जिन्होंने यहाँ रहना है, यहाँ जिंदगी गुजारनी है, उनके लिए जरूरी है कि वो डेनिश दूसरी जुबानें सीखें। उनके लिए हमारे ख्याल के मुताबिक उर्दू का जानना, पढ़ना, लिखना जरूरी नहीं है। सही बात है। लेकिन हमने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि जब तक आदमी की अपनी जुबान, ओरिजिनल जुबान जो उसके माँ की गोद से वो सीख के पैदा होता है और बड़ा होता है, वो जुबान जरूरी है। माँ बोली जो है वो जरूरी है। बहरहाल
किसी हद तक वो कन्विंस भी हुए और बाद में उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। हमारे स्कूलों में उन्होंने उर्दू के असातिज़ा लगाए हैं और बाकायदा अब तक चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों का स्ट्रगल रहा है, लेकिन अब वो ज़ेर हो गए। तो आपके जो शायरी मजमूए हैं, जो आपने किताबें लिखी हैं, उनमें से सबसे पहली किताब आपकी आई है 1995 में जी, जिसका नाम था समंदर पार। समंदर पार जी। तो इसमें कोई, इसका तो नाम ही इतना खूबसूरत है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये किताब दिखा दें जरा। जी जी। तो ये बेसिकली हमारे मतलब आपका ये जी इसमें उर्दू शायरी है, हम नात और फिर गजलें वगैरह, कुछ नज़में भी हैं। तो शायर जो है वो अपनी चीजें लिखता रहता है, जैसे जैसे वक्त के साथ चलता है, उसके जज्बात और एहसास जो है वो उसको नई नई चीजें जो है वो उसके सामने आती हैं। और इंसान वक्त के साथ हालात और ख्यालात, उसके जज्बात बदलते भी हैं और इंसान वक्त के साथ बहुत कुछ सीखता है। सही। और हालात उसको नई नई चीजें उसके सामने आती हैं। और ये जो मुल्क है, ये डेनमार्क, ये यूरोप से शुमाल मगरब की तरफ वाक़ है और बड़ा खूबसूरत, यूरोप का खूबसूरत तरीन शहर है, मुल्क है। और यहाँ के लोग बड़े बाखलाक, बड़े अच्छे थे। हम जब आए तो इन्होंने बड़ी हमें खुले बाजू के साथ इन्होंने हमारे इस्तकबाल किया। और उस वक्त ये लोग हमें हमारे कालों बालों को हाथ लगा के देखते थे, ये इनके ओरिजिनल है, ये मसनूई लगाए किए हुए, अच्छी तरह याद है। और इनका बड़ा इखलाक से। मैं जब मैंने एक आदमी से रास्ता पूछा, उसको मैंने कहा ये मैं इस जगह जाना चाहता हूँ, ये कहाँ आप बता सकते हैं? वो कहने लगा आप जहाँ से ट्रेन लें तो आपको ग्लोस्टर में उतरना है और वहाँ से फिर आप ये जगह जो आप बता रहे हैं ना, ये ज्यादा दूर नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पैदल वहां जा सकते हैं, टैक्सी लेने की जरूरत नहीं। हाँ। तो अब वहां से आप पूछ लेना, आपको कहीं जल्दी से मिल जाएगी। वो इसके बाद वो जब मेरे साथ हाथ में ला के चला ना, तो थोड़ी दूर जाके फिर वापस दौड़ के वापस आया। कहने लगा, वो ये कोपेनहेगन स्टेशन की बात है, मुझे कहने लगा कि तू अगर यहीं रुक जाए, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, तू यहीं रुक जा, मैं तुझे वहां उतार दूंगा। मेरा एक काम है इधर इस गैदे में। हाँ। मैं वो करके गया तो एक चीज खरीदनी मैं लेके आता हूँ। मैंने उसे कहा कि भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मुझे बता दिया है। हाँ। मैं स्टेशन लेके ट्रेन तो चल जाऊंगा, लेकिन तू अब मेरे लिए अपना वक्त जाए। मैं तेरा बहुत ममनून हूँ। लेकिन वो इतना अच्छा आदमी था कि उसने कहा कि नहीं तू ट्रेन से ना जा, तेरे लिए मुश्किल वो जो है वो रिंग वायर है, उस बड़ी सड़क है। हाँ। उस पर शायद तुझे टैक्सी लेनी पड़े, ना तुझे ट्रैफिक और चीज में। इतनी वो इनका अखलाक बहुत अच्छा था कि रावनमाई करने की बजाय वो मुझे वहां पे छोड़ने गया। सही बात। और जब मैं अंदर गया तो अभी वहां जाके बात करके मैं बाहर आया, तो फिर वो उठ के मुझे वो गले से मिला और उसने कहा ऐसा भाई तू तेरा काम हो गया, वो तुझे मिल गया, जगह भी मिल गई है, अब मैं जाता हूँ। मैं पूरी तसल्ली करके गया। जी हाँ जी, मैं उसको लाख याद आती है। अच्छा, इतने अच्छे लोग। एक और बात उस वक्त की जो हम सुनते हैं तो बड़ा हंसते हैं आज भी, बस स्टॉप आप लोगों को याद नहीं रहते थे क्योंकि जगहों के नाम नहीं थे पता, तो आप लोगों ने बस स्टॉप के ऊपर कोई निशानियां लगाई हुई होती थी, आपने कभी ऐसा किया? ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग थे, यानी जिनका हाँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे करीबी, वो कहने लगे यार मैंने फलान जगह जाना है। मैंने कहा बिल्कुल आप वहाँ आए और अच्छा है, मैं भी उधर करीब काम करता हूँ और आपके काम के लिए भी मैं आप बात करूँ। हाँ। उसको मैंने लिख के दिया नाम, इस सड़क ये नाम है और उस पर वो काम की वाली जगह है। हाँ। अब वो जनाब आली, मैंने उसको कहा कि मैं
वहां पे एक ऐसा जो धागा तुम्हारा जो है ना, जो एक सब कभी कभी जहाँ पर मुड़ना है उस खंबे का देखते जाना, राइट साइड पे है जी। तो जहाँ धागा नजर आया तो फिर वहां मुड़ जाना, क्योंकि उस गली में वो है मकान जी। वो चला गया वो देखता देखता गया ना जी, तो उसे धागा नजर आया तो वहां वो मुड़ गया। अब जनाब वो देखता जा रहा है और मैं इत्तेफाक के अंदर काम कर रहा था, मुझे नजर आ गया, मैं फौरन दौड़ के बाहर निकला, मैंने उसको हाथ हिलाया, मैंने कहा रुक जा। ये बात वाकई ऐसी है, जो लोग अनपढ़ थे ना उनके ये प्रॉब्लम था। वो मुझे कहने लगा इकबाल यार हर गली में एक ही जैसी है। वो बेचारा फौत हो गया है जी। तो मुझे कहने लगा इकबाल यार हर गली एक जैसी है, तुझे कैसे पता चलता है कि तू दूसरी गली में आ गया? मैंने कहा गली पे नाम लिखा होता है। हाँ। सारी गलियां एक जैसी है लेकिन गली पे नाम लिखा होता है, पता चल जाता है ये दूसरी गली है। सही है। और ये जो मैंने आपको नाम लिख दिया ये देखते जाना, अगर इससे ऐसे शुरू होना तो रुक जाना। इसी तरह जब आप बसों पे इस तरह जाते थे तो वहाँ पे एक खास चौक बना हुआ था जो कि बहुत मशहूर है और आज भी उसको वही कहा जाता है, उल्लू वाला चौक। जी जी। जहाँ पे उल्लू का एक स्टेचू काफी बड़ा सा बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, वो पे है और तो वो उसको वाकई उल्लू लेकिन वो बड़ा खूबसूरत उल्लू है, बड़ा खूबसूरत बनाया किसी आर्टिस्ट ने, कमाल चीज बनाई। चले ये तो चले रस्तों का हो गया। अच्छा अब दूसरी किताब आपकी आई है 2005 में, उसमें खुशबू का खैमा। जी दूसरी आई है खुशबू का खैमा जी। वो भी जरा दिखा दें हमें जी। खूबसूरत किताब कैमरे में दिखा देना माशाल्लाह। तो इसके अंदर इसके बारे में कुछ बताएं। ये भी शायरी है? ये भी शायरी है जी, इसमें भी शायरी है, इसमें खुशबुएं हैं जी, इसमें खुशबुएं हैं यादों की और वतन से मोहब्बत की खुशबुएं। सही ठीक। इसके बाद जो किताब है वो है डेनमार्क के उर्दू शायर। ये किताब जो है एक दोस्त ने तोहफे में दी है, हमारे मुतालिक लिखी है। अच्छा। और हमें ही तोहफे में दी है। वो फैजान आरफ है जी, वो वहाँ डेनमार्क इंग्लैंड में है और वो पहले जंग अखबार में काम करते थे, अब वो पाकिस्तान अखबार में सेट है। अच्छा। पाकिस्तान अखबार के वो एडिटर, नायब एडिटर समझे जी। सही। और वो हमारे दोस्त हैं, ये किताब उन्होंने अपनी प्रेस में लिखी छापी है और हमें तोहफा दी है। बहुत अच्छा एहसास है ये तो क्योंकि हमने जहाँ पे उस वक्त आज से बहुत साल पहले सदर मिर्जा साहबा नहीं थी उस वक्त जहाँ पे। हाँ। ये इसलिए उनका जिक्र नहीं है इसके उनका जिक्र नहीं है, वरना जाहिर है अगर हम 5 आ सकते थे तो छठी भी आ सकती लेकिन हमें अफसोस रहेगा कि ये उस वक्त आगे की सारी किताबों में इंशाल्लाह ये शामिल होंगे, इनको हम अब कहीं जाने नहीं देंगे। और इसके बाद अभी जो आपका लेटेस्ट मजमुआ है वो नातों पे है, वो अपने जी हाँ एक और किताब आई है हमद नात और मुल्क में जी। इसमें जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु और औलाद रसूल के मुतालिक ये सारी किताब चीजें हैं शामिल जो मैंने लिखी हैं और साथ वक्त के साथ साथ जो लिखता रहा वो उनका निखाब है। बिल्कुल सही, अच्छा हो गया। चलिए ये तो आपकी बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी तसनीफ हो गई और माशाल्लाह बहुत सारे लोग इनको पढ़ते भी होंगे और बहुत कुछ इससे सीखते भी होंगे इंशाल्लाह। ये तो इंसान चाहता है कि मुआशरे में बिल्कुल तहजीब और सकाफत अपनी जो है वो कायम रहे। बिल्कुल। और इसको कायम रखने के लिए जी आपने एक तंजीम भी मुनक्किद की थी। पहले जो एक तंजीम थी वो बद में फिक्र नाव थी, बाद में वो उर्दू फोरम कुछ और दोस्त साथ मिले जिसमें फवाद करामत थे और सफदर अली आगा हैं और कुछ और दोस्त हैं जी। हाँ जी। तो वो अबू तालिब थे, उनको साथ मैंने मिलाया और हम इस कैदगी से मुशायरे बपा करते रहे हैं ठीक हर साल। और बाद हमने इंटरनेशनल मुशायरे भी मुकर्रर किए हैं जिनमें जमीर जाफरी साहब, जमीर यूसुफ साहब और
बड़े बड़े शायर जो हैं वो जो नॉर्वे आते थे वो हमारे पास भी आते थे। सही। हम पहले वहाँ नॉर्वे पढ़ते थे, फिर हमारे पास आते थे, फिर मैं उन शायरों को उधर भेजता था स्वीडन में। अच्छा, आप भेजते थे? क्योंकि वो भी हमारे दोस्त थे। हाँ। तो हम साथ साथ एक के बाद दूसरे बेचारे वो उन्हीं शायरों से इस्तेफादा करते थे सारे, ताकि सारे वो सारे सुन सकें और अपनी जुबान का जो है वो अरूज हासिल हो, अपनी तहरीज और तरक्की हो। इसलिए हमने कोशिश की कि मुशायरों की जिंदगी से अपनी जुबान को तरबीज और तरक्की दी जाए। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने उस जुबान को शौक पैदा हुआ लोगों को सुनने का, पढ़ने का, लिखने का। हमारे बच्चों ने भी सीखी है इस तरह। लेकिन जब वो बच्चे अगली क्लास में निकल जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नहीं, जाहिर बात है, अगर इस तरह के सिलसिले कायम रहे, मुशायरे होते रहे, नए नए लोग आते रहे और बड़े उनको सिखाते रहे, तो फिर जाहिर बात है वो पौधा कायम रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये है कि बच्चों ने जुबान सीखी है। हालांकि बड़े बेटे ने लिख लेता था, पढ़ लेता था, लेकिन वो जब आगे अगली क्लासों में निकल गए तो फिर उनके पास वक्त नहीं रहता। सही। जी हाँ। पहले ने एमएससी की है यूनिवर्सिटी से, दूसरे ने बीएससी की है बेलारूस यूनिवर्सिटी से, तीसरे ने बीएससी की है, और वो अपने अपने काम कर रहे हैं, जिंदगी अपनी जिंदगी बड़ी कामयाबी से गुजार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं अच्छे वक्त पे मैं निकला कि मेरे बच्चे एक अच्छे माहौल में अच्छी तरह तालीम हासिल कर सके, आसानी से तालीम हासिल कर सके। उस वक्त माहौल बहुत साफ सुथरा और मतलब अच्छा था, मतलब कोई टेंशन नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, कोई ऐसी हम लोग जिस माहौल में यहाँ आए हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और हमारे बच्चों को वो तकलीफ और वो मसाइल दरपेश नहीं थे जो आज जो हमें थे और जो आज हैं। वो एरा आपका एक था जो मुश्किल था, हमारा बीच में साफ रहा है, ठीक रहा है, लेकिन अब जो आ रहा है ना आगे हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए वो कठिन है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की रहमतों से, वो बड़ा रहीम और करीम है। जी बिल्कुल। मैं जब अपने बच्चों के हालात में देखता हूँ ना तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अगर मेरे जैसे आदमी के बच्चे इतना पढ़ लिख के इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं तो। अच्छा, जब आपने ये नाम तजवीज किया था पहली दफा बज़्म फ़िक्र नौ जी, तो आपने इसको चेंज करके उर्दू फोरम रख दिया, तो ये एक सेकंड मेरा सवाल सुनने कि बज़्म फ़िक्र नौ ये आपको लगा कि कुछ ज्यादा मुश्किल होगा बोलना आने वाली नस्लों के लिए? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। दरअसल वक्त के साथ जब नए नए लोग आते हैं ना साथ, तो वो अपनी राय भी जाहिर करते हैं। तो बाद में कुछ दोस्त आए नए, तो उन्होंने कहा कि हम इस नाम को ऐसे ना रख लें, उर्दू फोरम बना लें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो बहुत इजी हो गया ना। मैंने कहा उर्दू फोरम तो मैंने कहा ठीक है, उर्दू फोरम रख लें। तो चुनाचे उन दोस्तों की खुशी के लिए मैंने इसका नाम बज़्म फ़िक्र नौ से उर्दू फोरम कर दिया। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, आपकी जो कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हम मुसलमान हैं और हमारे दिल के करीब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है, जो जिसने हमें खुदा से तारुफ कराया, जिसने हमें जिंदगी का असलूब और सलीका बताया, हमें बताया कि इखलाक क्या है, तहजीब क्या है और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, इंसान किस लिए जीता है, ये हमें जीने का तरीका भी बताया और उसका जिंदगी का मकसद भी बताया। अदीब या शायर जो है वो अपने लिए नहीं लिखता, वो अपने माशरे के लिए लिखता है। वो जिन लोगों में रह रहा है उन लोगों के इखलाक और उनकी तहजीब और सकाफत को बेहतर बनाने के लिए लिखता है, ताकि वो उसको पढ़ें, उस पर सबक हासिल करें और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हम जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हर इंसान जिंदगी को अपनी बेहतर, उसका हर आदमी सोचता है कि उसका आज उसके कल से बेहतर हो और कल और भी बेहतर हो, इसलिए इंसान तक वो दो करता रहता है।
तो हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वो अपने मुआशरे को डेवलप करने के लिए लिख रहे हैं, उनकी तहजीब और सकाफत और उनकी इखलाक, जो हम अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते। उसकी वजह यही है कि मजहब ने ही हमें बताया है कि हम इंसान हैं, हमारा अरूज क्या था, हम किन की पैरोकार हैं और वो हस्तियां क्या थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बताया कि खुदा क्या है, आपका खालिक वो है जिसने कायनात को बनाया, ये जमीन और आसमान 6 दिन में बना दी। 6 दिन में तो इंसान मकान नहीं बना सकता। उसने 6 जमीनें और 6 आसमान बना दी। वो तो एक लफ्ज कुन फजकून, वो कहता है कुन और हो जाती है फजकून हो जाती है। बिल्कुल सही बात। वो तो इतनी कुदरत का मालिक है। हम तो उसकी रूह का कुछ शायबा है हमारे इंसानों के अंदर, जो इस तरह उठते फिर रहे हैं हम इंसानों दुनिया में। और हमारी उड़ान बड़ी ऊंची है। इंसान की उड़ान देख लें, इंसान आज आसमानों पे की बुलंदियों को छू रहा है। उसने दरियाफ्त कर लिया कि आसमानों के ऊपर क्या है, आसमानों के ऊपर भी क्या है। हाँ जी, तो क्या फिजा है, वहाँ की हवा कैसी है, इंसान वहाँ जिंदा रह सकता है या नहीं। इंसान की अरूज की कोई इंतहा नहीं। इंसान ने जमीन की तह तक भी दरियाफ्त किया, मालूम किया कि जमीन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या धाते हैं, हमारे लिए कौन कौन सी चीज। आज सोना तक तो दरियाफ्त कर लिया। सही है, बिल्कुल ठीक। ये अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन जो ये दिया है ना, ये उस नूर की रोशनी है, उस किरण समझिए उसकी, जो उस जात पाक वो जिसको अनायत करते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में हमदे रब्बे करीम की चंद शेर जी शाह, और इसके बाद कुछ नात की शेर। वही खालिक ही मेरा खुदा है, वो जगता है जिससे सजदा रवा है। मुझे मतलूब उसकी हुक्मरानी, मेरी हर एक खुशी उसकी रजा है। हर एक लम्हा मैं करता हूँ मुनाजात, ये उसकी देन है, उसकी अता है। ये बहरो बर हैं तेरे ही करम से, ये बहरो बर हैं तेरे ही करम से, तेरी हमदो सना ही जा बजा है। मेरे चारों तरफ हैं तेरे जलवे, मेरे चारों तरफ हैं तेरे जलवे, हर एक जलवे में तू जलवा नुमा है। तू ही खालिक, तू ही मेरा खुदा है, तू जगता है जैसे सजदा रवा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो हो गए जी एक नात। अब आपको कुछ मैं नात के शेर सुना देता हूँ, क्योंकि ये वो ज़ाते पाक है जिसने हमें बताया है कि खुदा क्या है और आप लोग क्या हैं। सही। आप लोगों को किसने पैदा किया है। ठीक, सही। जिसने जुल्मत कुफ्र की आकर मिटाई वो रसूल, जिसने जुल्मत कुफ्र की आकर मिटाई वो रसूल, सीरत व किरदार की शमा जलाई वो रसूल, जिसने इल्हाम इलाही से बदल दी कायनात, जिसने इल्हाम इलाही से बदल दी कायनात, अव्वल व आखिर दिलों पर जिसकी शाही वो रसूल। वाह, माशाअल्लाह, बहुत इसका काफी है या कुछ और सुनो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह शायरी। जाहिर बात है इसमें तो कैसे कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, इसमें मैं तारीफ आपकी क्या कर सकती हूँ। माशाल्लाह अच्छी तरीके से आपने इंटरव्यू को निभाया है, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो आप कुछ बता सकते हैं नए आने वालों के लिए, अगर वो इस शायरी में अगर इंटरेस्टेड हो तो वो क्या करें, किस तरह वो कर सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज तो चलो थोड़ी बहुत आती है सबको, अगर वो ये शौक रखते हैं तो उसमें उसके लिए कोई टिप्स। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये शायरी जो है ना, ये एक कुदरती वसीयत है। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD लोगों को देखा है शेर गलत पढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनकी तब रवान नहीं होती। उन्हें वो शेर इल्म तो उनके पास होता है, लेकिन उनकी
तबा रवा नहीं होती, वो उस बैर का या उस रदीफ का या उसके जो तसलसल है उसका साथ नहीं दे सकते। वो खुद जब पढ़ते हैं तो वो गलत पढ़ते हैं। आदमी खुद शायर नहीं बन सकता। अच्छा, ये पैदाइशी मैं 8वीं में था तो मैंने एक नज्म लिखी। जब वो मेरे टीचर ने हेडमास्टर साहब को बताया कि हमारे एक बच्चे ने नज्म लिखी है, शायरी लिखी है, उन्होंने कहा अच्छा उसको भेजो मेरे पास। अब मास्टर ने मुझे नहीं बताया कि तुझे हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं, उसने सिर्फ जाके जा तुझे हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं और तू वहां पे जा उन्हें मिल। मैं डर गया, मैंने कहा हेडमास्टर बड़ा सख्त आदमी है, आज पता नहीं क्यों उसने कह देख लिया, आज तो मैं समझ। मैं गया जी, मैंने सलाम अलैकुम कहा तो हेडमास्टर साहब मुझे बुला कहने लगे आ जो शाबाश शाबाश इधर आए, ऐसे साथ वाली मुझे कुर्सी पे बिठा लिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अभी तो ये प्यार से बिठा रहे हैं, अभी पता नहीं क्या करेंगे। जब उन्होंने कहा ना कि तू वो नज्म सुना जो तूने लिखी है क्लास में, मेरा कुछ तसल्ली हुई कि चलो अब ये शुक्र है कोई जहाँ मार वार का चक्कर नहीं है, ये इतने शफकत और प्यार से पेश आ रहे हैं। मैंने उन्हें सुनाई जी। उसमें यही था कि हम स्कूल से जा रहे हैं और हमारे ये असातिज़ा, ये हमारे ये दोस्त हमें याद आएंगे, ये स्कूल हमें याद आएगा कि जहाँ से हम पढ़ के निकले। अलविदाई नज़म, अलविदाई नज़म थी, 8वीं जमात के बच्चे की वो नज़म थी। जब वो हेडमास्टर साहब ने सुनी ना जी तो वो बड़े खुश हुए, कहना का बेटे कल तूने सुबह सुनानी है, सुबह 900,000 बच्चा था होता था वहाँ पे उस असेंबली में सुबह सवेरे नजम पढ़ते थे हम वहाँ। तो जनाब मैंने वो सुनाई, उन्होंने मुझे एक किताब दी तोहफतन, उन एक बच्चे 1000 बच्चे में। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो मैंने जब आके घर पढ़नी शुरू की तो मेरी वो सर से ऊपर गुजरती। मुझे वो समझ नहीं आई कि वो उसमें क्या लिखा हुआ था। अच्छा। मैं नेक्स्ट डे गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, वो गुजर रहे थे क्लास से, हमारी जो क्लास थी वो उनके ऑफिस के साथ ही थी, वो गुजरते हुए मुझे बुला लिया। कहने का बेटा वो किताब पढ़ी? मैंने वो देखी है, पढ़ने के लिए देखी। नहीं मैं लेकिन वो पढ़ नहीं सका। अच्छा। कहने लगे कि अगर तू लिखता रहा, इसी तरह पढ़ता रहा तो एक दिन तू भी इस तरह किताब लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे नाजरीन को और हमें भी पुराना वक्त याद कराया, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं भी सुल्तान भाई का और सदर मिर्जा साहिबा का और आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। नहीं, आप तो हमारे लिए बहुत मोहतरम और बहुत मुकद्दम है। जाहिर बात है हमने इस सीरीज का आपसे ज्यादा बेहतर चुनाव नहीं हो सकता था स्टार्टअप के लिए, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने आपके नाम से इसका आगाज किया, क्योंकि आपका नाम इकबाल है, तो इकबाल शायद हमारे भी नसीब में आ जाए इस प्रोग्राम को शुरू करने में, तो आप भी हमारे लिए दुआएं करें इंशाल्लाह। आपके अल्लाह ताला आपको शाद-ओ-आबाद रखे, आपको अपने काम में अपने मिशन में मजीद कामयाबियां अता करे। बहरहाल इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी इसलिए कामयाबियां उसके नसीब में लिख देता है।